क्या क़ब्ल इस्लाम अरबिया वाक़ई सिर्फ़ एक सादा क़बायली और जाहिली मुआशरा था? खुशामदीद इस डीप डाइव में जहां हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाश करेंगे। हाँ, और ये सवाल बहुत अहमियत रखता है क्योंकि जो तस्वीर हमें हमेशा से दिखाई गई है ना, वो काफ़ी हद तक अधूरी है। बिल्कुल सही कहा। तो आज की इस तहक़ीक़ी गुफ्तगू में हम ग्रेग फिशर की मुरत्तब करदा किताब अरब्स एंड एम्पायर्स बिफोर इस्लाम के इब्तदाई हिस्से और उसके पहले चैप्टर का गहरा जायजा ले रहे हैं। ये किताब वैसे 2015 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से शाया हुई थी। एग्जैक्टली और इस किताब की सबसे अहम बात इसका तरीक़ाकार यानी इसकी मेथडोलॉजी है। इसमें न सिर्फ बाद में आने वाली कहानियों पर इन्हिसार किया गया है, बल्कि ठोस पत्थरों पर लिखी तहरीरों और आसार कदीमा को बुनियाद बनाया गया है। जिसको एपिग्राफिक एविडेंस कहते हैं, राइट? हाँ बिल्कुल, एपिग्राफी यानी चट्टानों और पत्थरों पर कंदा तहरीरें। लेकिन होता यह है कि जो लिटरेरी ट्रेडिशंस या अदबी रवायात हमें मिलती हैं, वो वाक़यात के कई सदियों बाद लिखी गईं। सदियों बाद लिखी गई तो उनमें चेंजेस आई जाते हैं। सही, उनमें लिखने वाले का अपना बायस होता है, अपना एक मकसद होता है, लेकिन एपिग्राफिक एविडेंस बिल्कुल डायरेक्ट होता है। ये उसी दौर का कंटेम्प्रेरी एविडेंस है। उस जमाने के लोगों ने खुद क्या लिखा, ये उसके बारे में है। अच्छा, ये सुनकर मुझे एक एनालॉजी याद आ रही है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी शख्स को उसके दुश्मनों की बातों से जानने के बजाय खुद उसकी अपनी पर्सनल डायरी पढ़कर समझा जाए। वाह, ये बहुत ही जबरदस्त मिसाल दी आपने। बिल्कुल ऐसा ही है। दुश्मन तो हमेशा बात को घुमा फिरा कर ही पेश करेगा ना। हाँ, तो जब हम इन पत्थरों की डायरीज को पढ़ते हैं बनिस्बत बाद की अदबी रवायात के, तो तारीख का एक ज्यादा हकीकी और जमीनी तस्वुर सामने आता है। और इसी ज़मीनी हकीकत को हम आज कंप्लीटली अनपैक करेंगे। इस पहले चैप्टर में से हमने कुछ अहम नुकात निकाले हैं ताकि क़ब्ल इस्लाम अरेबिया की एक बिल्कुल नई और हकीकी तस्वीर सामने आ सके। तो कबला इसके हम इन पत्थरों की डायरीज को डिटेल में पढ़ें, मेरा ख्याल है ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बैरूनी दुनिया इन लोगों को क्या कहती थी, यानी उनका इनके बारे में क्या तस्वुर था। असल में जो फ्लूइडिटी ऑफ अरब एंड अरेबिया है ना, उसको समझना ज़रूरी है। ये जो लफ्ज़ अरब और अरेबिया हैं, ये ज़्यादातर बैरूनी लोगों ने इस्तेमाल किए, जैसे ग्रीक्स और रोमन्स ने। वेट, मतलब उन्होंने खुद को शुरू में अरब नहीं कहा? देखें, ये किसी एक मखसूस कबीले या नाम नहीं था। इस टर्म के अंदर बहुत सी मुख्तलिफ और वसी आबादियां शामिल थीं। ये एक तरह का ब्लैंकेट टर्म था जो आउटसाइडर्स उन सब लोगों के लिए इस्तेमाल करते थे जो उस खित्ते में रहते थे। अच्छा, तो ठीक है, आइए इसको थोड़ा खोल कर देखते हैं। जो ग्रीको रोमन स्टेरियोटाइपिंग थी उस दौर में, जहां यूनानी और रोमन तारीख दानों ने अरबों को इंतहाई जरहाना या वायलेंट और गैर मुहज़्ज़ब बनाकर पेश किया। ये कहाँ से आया? ये बेसिकली उनका अपना डर था। अगर आप एक बड़ी रोमन या ग्रीक सल्तनत के शहरी हैं जो महफूज और मुतमद्दिन कहलाता है, तो सहरा और वहाँ के लोग आपको हमेशा डराएंगे। ये कहानियां मुबालगा आराई पर मबनी थी। यानी एग्जैजरेशन थी बहुत ज्यादा। बिल्कुल, ये उनकी अपनी नासमझी और सहरा के खौफ को जाहिर करती हैं, ना कि अरेबिया की असल हकीकत को। उनको लगता था कि वहां सिर्फ अनसिविलाइज लोग रहते हैं जो सिर्फ लड़ना जानते हैं। तो इन बैरूनी कहानियों को जब हम रोमन्स की इन्हीं गैर मुहज़्ज़ब कहानियों को गलत साबित करते हैं और इन खाना बदोशों की अपनी तहरीरें देखते हैं, तो पिक्चर बिल्कुल चेंज हो जाती है। पिक्चर कंप्लीटली फ्लिप हो जाती है। जैसे हमने अभी मेंशन किया कि नोमैड्स की अपनी डायरियां थीं, तो लोग तो सोचते हैं कि बद्दू लोग या नोमैड्स प्योरली ओरल सोसाइटी थे, सिर्फ ज़बानी कहानियां सुनाते थे। यही तो सबसे बड़ा मिथ है। नोमैड लिटरेसी यानी खाना बदोशों की ख्वानदगी एक हकीकत थी। वो लोग पढ़ना लिखना जानते थे और उन्होंने पत्थरों पर हजारों लाखों तहरीरें छोड़ी हैं। ये बहुत ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट है। हमें लगता है ख्वानदगी सिर्फ शहरों में थी, लेकिन सहरा में भी थी। किस तरह की तहरीरें थी ये? खास तौर पर हमें सफ़ायतिक और ददानतिक रस्मुल खत मिलते हैं। ये बाकायदा स्क्रिप्ट्स थे और लोग ये तहरीरें अपने रोजमर्रा के कामों के दौरान लिखते थे। जैसे जानवरों को चराते वक्त। हाँ बिल्कुल, जैसे एक चरवाहा अपने ऊंट चरा रहा है और फारिग वक्त गुजारने के लिए उसने सामने पड़े एक काले बसाल पत्थर पर किसी तेज चीज से ग्राफिटी कांधा कर दी। उन्होंने अपने ख्यालात, अपनी परेशानियां, यहाँ तक कि अपने इर्द गिर्द की दुनिया के बारे में अपना शऊर इन पत्थरों पर महफूज कर दिया।
वेट एक मिनट, अगर इनके पास कागज और कलम नहीं था तो इन्होंने इतना सब कुछ कैसे लिख लिया? मुझे तो ये वाकई उस जमाने का ट्विटर लग रहा है। बस किसी रास्ते से गुजरे, पत्थर पर ट्वीट लिख दिया। ये ट्विटर वाली एनालॉजी बहुत फिट बैठती है यहाँ। वो असल में उन्हीं पत्थरों को अपने कैनवस के तौर पर यूज करते थे। डायरेक्ट और उसी दौर की बात उसी वक्त लिख दी जाती थी। अच्छा, लेकिन क्या इन तहरीरों को हम यूनिवर्सली सबकी आवाज मान सकते हैं? मतलब क्या हर आम आदमी लिख रहा था या इसमें कोई लिमिटेशन भी है? ये बहुत वैलिड पॉइंट उठाया आपने। इस एपिग्राफिक एविडेंस की एक अहम लिमिटेशन भी है जो किताब में डिस्कस हुई है। हर पत्थर पर आम आदमी नहीं लिख रहा था। बाज औकात जो बहुत बड़ी और क्लियरली विजिबल तहरीरें हैं, वो मकामी एलीट क्लास या पावर नैरेटिव्स के ज़ेरे असर होती थी। ओ, यानी जैसे बादशाह या सरदार अपनी फतह का इश्तिहार लगा रहे हो। एग्जैक्टली exactly. वो चट्टानों को प्रोपेगेंडा के लिए भी यूज करते थे। लेकिन इसके बावजूद जो छोटी ग्राफिटी है, वो आम लोगों का जेन्युइन रिकॉर्ड है। सही। तो अब चूंकि इन तहरीरों से ये साबित हो गया कि वो अनपढ़ नहीं थे, तो ये जानना भी जरूरी है कि वो सबके सब सिर्फ सहरा नवार्द या नोमैड्स भी नहीं थे, राइट? बिल्कुल नहीं। नोमैड वर्सेस सेटलर फैलेसी तारीख की बहुत बड़ी गलतफहमी है। अरबों को सिर्फ सहराई बद्दू समझना एक कंप्लीटली वन साइडेड व्यू है। हाँ, मेरा मतलब है यहाँ मुख्तलिफ तर्ज जिंदगी थे। बहुत से लोग मुस्तकिल आबादियों या सेटलमेंट्स में भी तो रहते थे। सही कह रही हैं आप। और इस सिलसिले में ओएसिस यानी नखलिस्तानों की अहमियत को समझना बहुत जरूरी है। अरेबिया में सिर्फ रेगिस्तान नहीं थी, बल्कि तैमा और ददान जैसे बड़े नखलिस्तान मौजूद थे। तैमा और ददान, ये तो आम कस्बे नहीं थे ना? आम कस्बे, ये आलमी तिजारत के मराकज थे। ग्लोबल ट्रेड हब्स थे ये नखलिस्तान स्ट्रेटेजिकली ऐसी जगह पर थे कि ये आलमी तजारती रास्तों को कंट्रोल करते थे। दुनिया भर की ट्रेड इन्हीं रास्तों से होकर गुजरती थी। अच्छा, एक स्पेसिफिक हवाला जो किताब में है और जो मुझे स्पेशली हैरान कुन लगा, वो तैमा के बारे में था। बेबीलोन का बादशाह नाबोनीडस था शायद। हाँ, नेबोनिडस। ये इतना अहम वाकया है कि बेबीलोन जैसी अजीम सल्तनत का बादशाह अपना पाया तख्त छोड़कर अरेबिया के इस नखलिस्तान तैमा में आ गया था। यही बात ना, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का बादशाह अपना कैपिटल छोड़कर 10 साल तक वहां सहरा में रहा। और इस बात का जिक्र हमें सिर्फ उनकी किताबों में नहीं, बल्कि मकामी सफालेटिक्स इंस्क्रिप्शंस में भी मिलता है कि बेबीलोन का बादशाह यहाँ आया हुआ है। वाह, ये प्रूफ है कि ये लोग आलमी वाकयात से कितने जुड़े हुए थे। ये आइसोलेटेड बिल्कुल नहीं थे। सही। और इन्हीं तिजारती और जियो स्ट्रैटेजिक मराकज की वजह से अरब किंगडम्स का राइज शुरू हुआ। अरब किंगडम्स यानी रियासतें? हाँ, हातरा और एडेसा जैसी मुतहर्रिक और मुनज़्ज़म रियासतें वजूद में आईं। यहाँ बाकायदा सियासी तंजीम मौजूद थी और पत्थरों पर हमें किंग ऑफ अरब जैसे अलकाबात सामने आते हुए दिखाई देते हैं। किंग ऑफ अरब। अच्छा, तो जब ये तजारती और सियासी मराकज इतने मजबूत थे, तो जाहिर है आलमी ताकतों जैसे रोम और पर्शिया की नज़र इन पर पड़नी ही थी। वो कहाँ छोड़ने वाले थे इसे? यही आलमी सियासत का असूल है। इंपीरियल इंटरेस्ट इन अरेबिया अचानक बहुत बढ़ गया था। रोमन्स और ग्रीक्स ने इस खित्ते को और ट्रेड रूट्स को बराह रास्त कंट्रोल करने की बहुत कोशिशें की। लेकिन उनकी फौजी मुहिम्मात इतनी कामयाब नहीं रही ना, अक्सर नाकाम रही या फिर मुकम्मल नहीं हो सकी। इसकी बड़ी वजह अरेबिया का सख्त जोग्राफिया था। उनकी भारी फौजों के लिए इस मौसम और रेत में लड़ना नामुमकिन सा हो जाता था। लेकिन यहाँ जो बात सबसे हैरान कुन है, वो ये कि अरब्स इन सल्तनतों से बिल्कुल अलग थलग नहीं थे, बल्कि इनकी फौजों का बाकायदा हिस्सा थे। एक सेकंड, मतलब ये लोग रोमन्स और पर्शियंस के खिलाफ सिर्फ लड़ नहीं रहे थे, बल्कि उनके साथ उनकी तरफ से भी लड़ रहे थे। हाँ जी, बिल्कुल। एविडेंस दिखाता है कि इनकी इंपीरियल मिलिट्रीज में फॉर्मल इंटीग्रेशन थी। इन्होंने मुनज़्ज़म फौजी दस्तों यानी ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री यूनिट्स के तौर पर रोमन्स के साथ काम किया। सफैटिक तहरीरों में इन दस्तों का वाज़ेह जिक्र मिलता है। अच्छा, ये बड़ी हैरत की बात है। तो बड़ी सुल्तनतों ने क्या किया कि यहाँ बराह रास्त हुकूमत करने के बजाय उन्होंने मकामी अरब रहनुमाओं के जरिए इन इलाकों को कंट्रोल करना शुरू किया? एग्जैक्ट, यही उनकी स्ट्रेटजी थी, जिसे फाइलार्क सिस्टम कहा जाता है। ये प्रॉक्सी अलायंसेस थे। उन्होंने मकामी अरब चीफ्टन्स को अपना फाइलार्क यानी लीडर मुकर्रर किया, ताकि वो फ्रंटियर जोन्स को कंट्रोल करें।
मतलब ये बिल्कुल वैसा है जैसे सरहदों की हिफाजत के लिए ना सिक्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट या ठेका उन मकामी माहिरीन को दे दिया जाए जो उस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ हों। बेहतरीन एनालॉजी है ये। रोमन्स को पता था कि यहाँ के लोग इस इलाके को उनसे बेहतर जानते हैं, तो बजाय अपने लोग यहाँ मारने के उन्होंने लोकल एक्टर्स को एम्पावर किया और उनके जरिए प्रॉक्सी कंट्रोल रखा। और जब हम अलायंसेस और डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो वहाँ एक और एलिमेंट भी आता है, रिलीजन यानी मजहब। बिल्कुल। इन सल्तनतों के दरमियान डिप्लोमेसी और इत्तेहाद बनाने के लिए मजहब को एक सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। वैसे यहाँ पे हमारा मकसद किसी भी रिलीजियस डिबेट में पढ़ना नहीं है, हम स्ट्रिक्टली एकेडमिक और हिस्टोरिकल एविडेंस पर बात कर रहे हैं जो इस किताब में दिया गया है कि उस दौर में सियासी मफादात के लिए मजहब का किरदार क्या था। सही। और हकीकत यह है कि एक शेयर्ड रिलीजन जैसे कि उस वक्त क्रिश्चियनिटी वहाँ फैल रही थी, उसको डिप्लोमेटिकली यूज किया गया। अगर एक रोमन एम्परर चाहता है कि अरब फेलार्क उसका वफादार रहें, तो कॉमन रिलीजन उनके दरमियान एक बहुत मजबूत बंधन बनाता था। हाँ, यानी दोनों पार्टियां अगर एक ही अकायद रखती हैं तो पॉलिटिकल अलायंस और फौजी इत्तेहाद ज्यादा आसान और मजबूत हो जाता है। एग्जैक्टली रिलीजन ने इन रियासतों और मकामी कबाइल के दरमियान एक बॉन्ड क्रिएट किया जो प्योरली पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रीजंस के लिए बहुत मुफीद था। ये अरेबिया कोई अलग थलग सादा और अकेला खित्ता नहीं था। जो स्टीरियोटाइप्स थे वो टोटली गलत थे। हाँ, ये एक इंतहाई पेचीदा और आलमी दुनिया से जुड़ा हुआ मुआशरा था। इंटरकनेक्टेड था। यहाँ के लोग पढ़ना लिखना जानते थे, उनका अपना एक सियासी निज़ाम था, ट्रेड नेटवर्क्स थे और वो ग्लोबल एम्पायर्स की प्रॉक्सी वॉर्स का बाकायदा हिस्सा थे। ये बहुत अहम बात है और इसकी रेलेवेंस हमारे आज के सुनने वालों के लिए बहुत ज़्यादा है। ये हमारी सोच को बदलती है कि तारीख हमेशा सिर्फ फतह करने वालों की नज़र से ही नहीं देखनी चाहिए। सही बात है। अगर आप सिर्फ रोमन तारीख दानों को पढ़ेंगे तो आपको हमेशा लगेगा कि अरेबिया एक वहशी जगह थी। लेकिन जब हम पत्थरों पर लिखी इन मकामी तहरीरों को पढ़ते हैं, जो एपिग्राफिक एविडेंस हमने डिस्कस किया, तो मुकम्मल तस्वीर ही बदल जाती है। आम आदमी की आवाज उस वक्त के पत्थरों में महफूज है और वो हमें असल सच बताती है। बिल्कुल। और यहाँ एक ऐसी आखिरी सोच आती है जिस पर गौर करना ज़रूरी है। अगर हज़ारों साल पुरानी रेत और पत्थरों पर लिखी इन आम लोगों की डायरीज़ ने बड़ी सल्तनतों के बनाए हुए तारीखी तसव्वुरात को हिलाकर रख दिया है, तो आज के दौर की ऐसी कौन-सी हतमी हकीकतें हैं जो शायद मुस्तक़बिल में मिलने वाली किसी आम सी तहरीर से बिल्कुल गलत साबित हो जाएँ? ये वाकई एक डीप थॉट है। तारीख की अंडरस्टैंडिंग वक्त के साथ नए शवाहिद आने पर हमेशा इवॉल्व होती रहती है। सही। चलिए देखते हैं दूसरे चैप्टर में क्या है। अब हम किताब के दूसरे बाब पर आते हैं और मतलब तसव्वुर करें कि आज से हजारों साल बाद के लोग हमारी दुनिया को समझना चाहें, लेकिन उनके पास तारीख की कोई किताब ना हो। हाँ, और कोई इंटरनेट या कोई भी मतलब डिजिटल रिकॉर्ड ना बचा हो। बिल्कुल। उनके पास सिर्फ कुछ पत्थर और धात की तख्तियां हों जिन पर हमारे दौर के अरबपति लोगों ने अपनी फलक बोस इमारतों के बाहर अपने कारनामे लिखवाए हों। जाहिर है इससे जो तारीख बनेगी वो काफी मतलब अनोखी सी होगी। बहुत नामुकम्मल और यक तरफा तारीख होगी वो। ऐसा ही है। और हम जिस दौर में कदम रख रहे हैं, जनूबी अरब जिसे आज हम यमन कहते हैं, उसकी तारीख भी बिल्कुल ऐसी ही एक पहेली है। हम पहले मिलेनियम कबल मसीह के अवाइल से लेकर पहली सदी ईसवी तक के हालात देख रहे हैं। हुमैर के उरूज से जरा पहले का दौर। और आपने ये जो अरबपति वाली तशबीह दी ना, ये इस खित्ते को समझने के लिए परफेक्ट है। अब देखें, जब हम कदीम यमन की बात करते हैं तो हमारे पास रिवायती किताबें तो है नहीं, हम इस तारीख को खालिसतन कुतुबों के जरिए समझ रहे हैं। यानी वो तहरीरें जो पत्थरों और चट्टानों पर कुंदा है। जी बिल्कुल। और पत्थर पर कुछ लिखवाना आजकल के दौर में कोई ट्वीट करने जैसा तो था नहीं। ये एक इंतहाई महंगा और मेहनत तलब काम था। और मुझे यही बात सबसे ज्यादा दिलचस्प लगती है। जब मैं इन सोर्सेस को पढ़ रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि पत्थरों से तारीख पढ़ना सबसे मुस्तनद तरीका है, लेकिन साथ ही ये एक बहुत बड़ा फिल्टर भी है। बिल्कुल, एक बहुत मजबूत फिल्टर है।
क्योंकि आम आदमी तो पत्थरों पर इतने महंगे कुतबे नहीं लिखवा सकता था ना। ये हमें बताता है कि सिर्फ एक खास तबके ने अपनी तारीख कैसे महफूज की, यही वो कैच है। जिसे समझना बहुत जरूरी है। हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो बुनियादी तौर पर अशराफिया यानी एलीट क्लास का नुक्ता नजर है। हाँ, बादशाह, बड़े ताजिर या आला दर्जे के पुजारी। सही कहा आपने। जो किसान खेतों में था या जो मजदूर डैम बना रहा था, उसके पास इतने वसाइल थोड़ी थे कि वो किसी माहिर संगतराश को बुलाकर अपने हालात लिखवाता। तो ये एक खास तबके की आवाज है। तो फिर क्या हम ये मान लें कि ये तारीख सच्ची नहीं है? मेरा मतलब है, अगर ये सिर्फ अमीरों की प्रेस रिलीज है तो हम इस पर कितना भरोसा कर सकते हैं? ये बहुत मंतकी सवाल है, लेकिन देखें, ये एक फिल्टर्ड तारीख जरूर है, पर इसकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये ओरिजिनल है, गैर तरमीम शुदा है। यानी बाद में किसी ने इसमें एडिटिंग नहीं की? बिल्कुल नहीं। जब हम बाद के अदवार की किताबें पढ़ते हैं जो अदबी दस्तावेजात हैं, तो पता चलता है कि बादशाहों ने सदियों बाद तारीख को मसख किया, पैराग्राफ बदल दिए, लेकिन इन कुतबों में ऐसा नहीं है। जो तहरीर 2500 साल पहले कंदा हो गई, वो आज भी वैसी ही है? जी, उसमें किसी सियासी साजिश के तहत तब्दीली नहीं की गई। जो कुछ उन्होंने लिखा, चाहे वो उनका अपना प्रोपेगेंडा ही हो, हमें बराह रास्त उसी दौर से मिल रहा है। जबरदस्त। ये तो वाकई किसी टाइम मशीन में बैठने वाली बात हो गई। अच्छा, जब हम उन कुतुबों को देखते हैं तो एक चीज बार बार सामने आती है, और वो है मजहब का बेपनाह गलबा। ओह हाँ, उनके रिकॉर्ड्स में मजहब तो छाया हुआ है। ऐसा लगता है कि इनकी जिंदगी का कोई भी पहलू देवताओं के जिक्र के बगैर मुकम्मल ही नहीं होता था। हर कुतबे में चढ़ावों और रसूमात का जिक्र है। लोग दौलत, जमीन और पैदावार मंदिरों को दे रहे थे। क्योंकि उनका मानना था कि ये सब देवताओं की मेहरबानी है, तो वो उन्हें खुश रखना चाहते थे। लेकिन यहाँ मुझे आपको रोकना पड़ेगा, क्योंकि रिसर्च में एक चीज ने मुझे सच में हैरान कर दिया। मैंने पढ़ा कि इब्तिदाई अदवार में ये लोग सिर्फ जमीन या सोना नहीं, बल्कि इंसानों को भी चढ़ावे के तौर पर पेश करते थे। ये क्या ये कोई कुर्बानी की रस्म थी? मुझे खुशी है कि आपने ये पूछा, क्योंकि ये एक बहुत आम गलतफहमी है। जब लोग इंसानी चढ़ावे का सुनते हैं, तो उन्हें हॉलीवुड की फिल्में या माया तहजीब याद आ जाती हैं। हाँ, जहाँ बाकायदा खून की कुर्बानी दी जाती थी। क्या ये लोग मंदिरों में इंसान ज़बह कर रहे थे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जुनूबी अरब के उस दौर में तरीक़ेकार बिल्कुल मुख्तलिफ था। इंसान को चढ़ाने का मतलब उसे कत्ल करना नहीं था, बल्कि उसे हमेशा के लिए देवता की खिदमत में दे देना था। तो क्या ये एक किस्म की गुलामी थी? किसी इंसान को सारी जिंदगी के लिए मंदिर के हवाले कर देना? आप उसे मंदिर के लिए वक्फ की गई जबरी खिदमत कह सकते हैं। वो इंसान देवता की मिल्कियत बन जाता था। इसकी एक बहुत दिलचस्प और थोड़ी सी अजीब मिसाल ददान के इलाके से मिलती है। अच्छा, क्या मिसाल है? वहां एक कुतबा मिला है जिसमें एक पुजारी ने देवता को एक नौजवान गुलाम लड़का पेश किया। अब मजे की बात यह है कि उसने उस गुलाम का नाम बिल्कुल वही रखा जो उस पुजारी के अपने सगे बड़े बेटे का था। एक मिनट। तो वो देवता के साथ शॉर्टकट खेल रहा था। बिल्कुल एक मुतबादिल दे रहा था। यानी उसने अपने बेटे की जगह एक खरीदा हुआ गुलाम दे दिया ताकि उसका अपना बेटा बच जाए। ये तो बाकायदा एक कानूनी और रूहानी मुआहदा लग रहा है। ये एक कानूनी मुआहदा ही था। वो देवता को बता रहा था कि देखें, मैंने अपना बेटा दे दिया है, हालांकि वो एक गुलाम था। इससे हमें उनकी जहनियत का पता चलता है। और फिर वक्त गुजरने के साथ उन्होंने इंसानों को पेश करना भी छोड़ दिया। हाँ, रिसर्च बताती है कि बाद में वो अलामती चढ़ावों की तरफ आ गए, यानी इंसानों की जगह मुजस्समे। जी, उनका मानना था कि मुजस्समा देवता के सामने उस इंसान का मुस्तकिल नुमाइंदा बनकर खड़ा रहेगा। इसकी सबसे मशहूर मिसाल वो है जिसे हम कांसी का आदमी या मैन ऑफ ब्रॉन्ज कहते हैं। मैंने इस मुजस्समे के बारे में पढ़ा है। ये 6ठी सदी कबल मसीह का एक पूरे कद का यानी लाइफ साइज मुजस्समा है। और इसे देखकर अंदाजा होता है कि उस दौर में इतनी कांसी पिघलाकर ऐसा शाहकार बनाना कितनी महारत का काम था, और कितना महंगा भी। जाहिर है कांसी इस दौर में सस्ती तो नहीं होगी। ये पेश करने वाला कोई बहुत अमीर शख्स ही होगा। और इस मुजस्समे पर कुंदा है कि उसे टैक्स या वाजिबात के बदले पेश किया जा रहा है। जरा सोचें, एक मुजस्समा जो ना थकता है ना बीमार होता है, बस देवता के सामने खड़ा रहता है।
बाज कुतुबों में तो ये भी है कि लोगों ने पूरे के पूरे खानदानों को देवता के नाम कर दिया। ये सब सुनकर मुझे लग रहा है कि इनका मजहब किसी अखलाकी बुलंदी या आखिरत की निजात के लिए नहीं था। ये खालिस्तन अमली और कारोबारी निजाम था। ताहद हो गए। आपने बिल्कुल दुरुस्त अल्फाज इस्तेमाल किए। उनका मजहब और मईशत अलग अलग नहीं थे। जुनूबी अरब का मौसम बहुत सख्त है। बका का दारोमदार ज़राअत और बारिश पर था। और जाहिर है बारिश के लिए उन्हें देवता की मर्जी चाहिए थी। जी, तो ये लेन देन उनकी बका का तरीका था। वो देवताओं से दुनियावी फायदे मांगते थे। देवता उनके लिए एक ताकतवर पार्टनर था जिसके साथ वो बिजनेस करते थे। अच्छा, अब तक हमने जिन कुतुबों की बात की वो ज्यादातर रसीदें या फहरिस्तें लगती हैं। फलां ने इतना सोना दिया, फलां ने इंसान दिया। लेकिन पहली सदी ईस्वी तक आते आते ये तहरीरें अचानक बदल जाती हैं। बिल्कुल, उनमें एक बड़ा शिफ्ट आता है। हाँ, अब ये महज फहरिस्तें नहीं रहीं बल्कि बाकायदा बयानियां बन गईं। बादशाहों ने वजूहात और कहानियां लिखवाना शुरू कर दी। ये तब्दीली क्यों आई? ये उनकी सियासी तारीख का एक अहम मोड़ है। पहली सदी ईस्वी तक रियासतें बड़ी हो रही थीं और ताकत की कशमकश बढ़ रही थी। अब सिर्फ ये बताना काफी नहीं था कि मैंने ये मंदिर बनाया। उन्हें अवाम को कंट्रोल करने के लिए कोई बयानिया चाहिए था। जी, उन्हें बाकायदा प्रोपेगेंडा करना था ताकि उनकी फुतूहात और फैसलों को हक बजानिब ठहराया जा सके। उन्हें साबित करना था कि उनकी सियासी ताकत दरअसल देवताओं की मर्जी है। यानी सियासत और मजहब का बाकायदा मिलाप कर दिया उन्होंने। और इसकी एक मिसाल ने तो मुझे हैरान कर दिया। एक कुतबे में एक हुक्मरान फखर से बताता है कि उसने हजारों आइबेक्स यानी जंगली बकरों का शिकार किया। हाँ, ये बहुत मशहूर कुतबा है। मैं सोच रहा था कि एक बादशाह को इतने हजारों जानवर मारने की क्या जरूरत थी, और क्या एक आदमी इतने जानवर अकेले मार सकता है? ये तो मुबालगा आराई लगती है। आपका शक बिल्कुल सही है। ये कोई आम तफरीही शिकार नहीं था। हजारों जानवरों का शिकार अकेले नहीं हो सकता। उसके लिए बादशाह अपनी पूरी फौज और कारिंदों को इस्तेमाल करता था। यानी वो दूर दराज से जानवरों को हाँक कर एक जगह लाते थे। बिल्कुल, ये शिकार के बहाने एक बहुत बड़ी अस्करी मशक होती थी। इतने जानवरों को एक वादी में घेरना आसान थोड़ी है। उसके लिए मुनज्जम फौज, कम्युनिकेशन और लॉजिस्टिक्स चाहिए। ओ, तो बादशाह ये कुतबा लिखवाकर दरअसल अपना पावर शो कर रहा था। एग्जैक्टली वो अपने दुश्मनों को पैगाम दे रहा था कि देखो, मेरे पास इतनी मुनज्जम फौज और वसाइल है कि मैं ये नामुमकिन काम कर सकता हूँ, तो मेरे खिलाफ बगावत मत करना। और जानवरों का खून बहाना देवता को खुश करने का एक तरीका भी था। ये तो वाकई एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था। और ये ताकत का इजहार सिर्फ शिकार तक महदूद नहीं था। मुझे मारिब डैम के बारे में पढ़कर बहुत हैरत हुई। मारिब डैम तो कदीम दुनिया के इंजीनियरिंग के अजूबों में से एक है। बिल्कुल, उसकी एक दीवार 140 मीटर लंबी थी। आज के दौर में भी इतनी लंबी दीवार बनाना कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं होता। और ये तो 2500 साल पुरानी बात है। और यमन का इलाका चूंकि पहाड़ी है, तो वहां अचानक सैलाब आते हैं। उनको रोकने और ज़राअत के लिए ये डैम बहुत जरूरी था। अब सोचें, बगैर मशीनों के इसे बनाना या इसकी मरम्मत करना कितना मुश्किल होगा। हाँ, और जब कोई बादशाह उसकी मरम्मत करवाता तो उसका बड़ा सा कुतबा लगवाता। जी, ताकि अवाम को पता चले कि रियासत उनके लिए कितने बड़े काम कर रही है। ये बताने के लिए कि बादशाहत सिर्फ जंगें नहीं लड़ती बल्कि देवताओं के फजल से उन्हें कहत से भी बचाती है। ये बिल्कुल आजकल के मोटरवे या डैम के इफ्तिताह जैसा है, जहां बड़ी तख्तियों पर हुक्मरानों के नाम लिखे होते हैं। फर्क सिर्फ यह है कि वो तख्तियां पत्थर की थीं। बिल्कुल वैसा ही प्रोपेगेंडा था। लेकिन एक सवाल है जो मुझे परेशान कर रहा है। इतने बड़े मंदिर, कौंसी के मुजस्मे और 140 मीटर लंबे डैम बनाने के लिए तो बेपनाह दौलत चाहिए ना। ये इलाका तो ज्यादातर रेगिस्तान है, उनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा था? ये इस पूरे टॉपिक का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। ये दौलत मकामी ज़राअत से नहीं आ रही थी। अगरचे वो रेगिस्तान में थे, लेकिन जनूबी अरब दुनिया के सबसे बड़े तिजारती नेटवर्क्स का मरकज था। यानी वो दुनिया से कटे हुए नहीं थे। बिल्कुल नहीं। उनके तिजारती काफले इस कदर मुनज़्ज़म थे कि वो उस वक्त की आलमी मईशत को कंट्रोल कर रहे थे। और उनकी मेन प्रोडक्ट क्या थी? लुबान, जिसे हम फ्रैंकिंसेंस कहते हैं, और मिर यानी समग अरबी। तो खुशबुएं और मसाले, जिनकी उस दौर में खास तौर पर मिस्र और रोम की सल्तनतों में बेपनाह मांग थी।
वो लोग इबादत और तदफीन के लिए टनों के हिसाब से ये खुशबुएं जलाते थे। जी, और ये दरख्त सिर्फ जनूबी अरब और अफ्रीका के कुछ खास हिस्सों में होते थे। तो इन ताजरों की मुकम्मल इजारादारी यानी मोनोपोली थी। जरा सैकड़ों ऊंटों के कारवान का तस्वर करें जो महीनों तक सहराओं का सफर करते थे। पानी, खुराक, डाकुओं से बचाव, ये तो वाकई एक बहुत पेचीदा कारोबारी निजाम होगा। और रिसर्च बताती है कि ये रवाबित सिर्फ पड़ोस तक नहीं थे। हाँ, उनके रवाबित मिस्र, मेसोपोटामिया और शाम तक फैले हुए थे। और मैंने तो कुब्रुस का नाम भी पढ़ा है। यानी बहिराए रूम तक उनका माल जा रहा था। ये तो एक प्रॉपर आलमी सप्लाई चेन थी। और जब वो इतना सफर करते थे तो वापसी पर सिर्फ सोना थोड़ी लाते होंगे, वो दूसरी तहजीबों के ख्यालात, सकाफत और टेक्नोलॉजी भी यमन लाते थे। इसी तिजारत की दौलत ने उन्हें इतने बड़े डैम और मंदिर बनाने के काबिल बनाया। अच्छा, अब इस सब के बाद एक टेक्निकल सवाल जहन में आता है। हम बार बार कह रहे हैं कि ये कुतबा पहली सदी का है या डैम 2500 साल पुराना है, लेकिन जब माहिरीन इन पत्थरों को निकालते हैं तो उन पर आज वाला कैलेंडर तो नहीं होता ना। नहीं, बिल्कुल नहीं होता। तो वक्त और तारीख का तायुन आखिर करते कैसे है ये लोग? ये तारीख का तायुन करना या डेटिंग एक पूरी साइंस है। पहली सदी ईसवी से पहले के जो कुतबे हैं, उनकी तारीख ज्यादातर अंदाजों पर मबनी होती है। उसके लिए एक तरीका इस्तेमाल होता है जिसे पैलियोग्राफी कहते हैं, यानी हुरूफ की शक्ल का मुताला। क्या ये वैसा ही है जैसे हम पुरानी उर्दू की कोई किताब देखें तो रस्मुल खत से पहचान लेते हैं कि ये 100 साल पुरानी तहरीर है? की गुलाई और तराशने का अंदाज कैसा है, फिर उसका मुवाजना उन कुतुबों से करते हैं जिनकी तारीख मालूम हो। ये एक तखमीना होता है पर काफी दुरुस्त होता है। लेकिन रिसर्च के मुताबिक पहली सदी ईस्वी के बाद तो ये मसला हल हो गया था ना। जी, क्योंकि उसके बाद एक बड़ी तब्दीली आई। उन्होंने अपने मकामी कैलेंडर्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया। जैसे हमीर का अपना कैलेंडर था जो किसी खास जंग से शुरू होता था। तो इसके बाद वो बाकायदा साल और महीने लिखने लग गए, जिससे तारीख का तयन आसान हो गया। बिल्कुल, बाद के कुतुबों की तारीख निकालना हमारे लिए बहुत आसान हो गया। जबरदस्त। तो अगर हम इस तमाम गुफ्तगू को समेटें तो तस्वीर बहुत वाज़ेह हो जाती है। जनूबी अरब कोई पसमानदा सहराई इलाका नहीं था, बल्कि एक तरक्की याफ्ता मुआशरा था जिसकी बुनियाद इन कुतबों पर खड़ी है। हमने देखा कि उनका मजहब कितना मुनज़्ज़म और अमली था, लेन देन पर मबनी। और कैसे सियासत ने मजहब का इस्तेमाल किया, और सबसे बढ़कर ये कि उनकी मईशत आलमी तजारत के जरिए पूरी दुनिया से जुड़ी हुई थी। और अब अगर हम इस सारी तारीख को बड़े तनाजुर में देखें तो एक बहुत गहरा सवाल उभरता है। वो क्या? उन कदीम लोगों ने अपनी कहानियां, अपनी तारीख पत्थरों पर कुंदा की, जो कि बहुत मजबूत मीडियम है। हजारों साल गुजरने और सल्तनतों के मिटने के बाद भी वो पत्थर आज हमारे सामने हैं और हम उन्हें पढ़ रहे हैं। लेकिन आज के दौर में हमारा सारा डेटा, हमारा इल्म डिजिटल सर्विस पर है। हाँ हाँ, वो तो है, क्लाउड पर है सब कुछ। तो अगर कल को ये डिजिटल निज़ाम बैठ जाए या कोई आफत आ जाए, तो हम अपने पीछे ऐसी कौन सी पत्थर की लकीरें छोड़ रहे हैं जो हजारों साल बाद आने वालों को हमारी कहानी सुनाएंगी। क्या हमारा डिजिटल वजूद उनके पत्थरों से ज्यादा जल्दी मिट जाएगा? चलें देखते तीसरे चैप्टर में क्या है। अब हम तीसरे बाब पर आते हैं। और सोचिए जरा कि आज के दौर में कोई छोटी सी इलाकाई रियासत अचानक अपना हजारों साल पुराना मजहब बिल्कुल छोड़ दे। और अचानक से एक नया अकायद अपना ले। हाँ बिल्कुल, और फिर उन्हीं नए अकायद के साथ उस वक्त की दो सबसे बड़ी सुपर पावर्स की आंखों में आंखें डालकर खड़ी हो जाए। यानी ये सुनने में किसी मॉडर्न जासूसी नोवेल या जियोपॉलिटिक्स की फिल्म जैसा लगता है ना। लगता तो है, मगर ये कोई कहानी नहीं है। ये हकीकत है जो आज से सदियों पहले यमन यानी जनूबी अरब के पहाड़ों और सहराओं में हुई। बिल्कुल। और हम इसी दौर का एक मुकम्मल जायजा लेने वाले हैं। एक ऐसा दौर जो तीसरी सदी ईस्वी के आखिर से शुरू होकर लगभग 560 ईस्वी तक चलता है, जहां हिमयार नाम की एक रियासत ने आकर आप कह सकते हैं कि तारीख का धारा ही बदल दिया। हाँ, और इस जायजे का मकसद उन तारीखी कुतबों यानी इंस्क्रिप्शंस को समझना है जो हमें बताते हैं कि उन्होंने ये सब कैसे किया, कैसे उन्होंने इलाके को जोड़ा, पॉलीथियज्म को छोड़कर तौहीद अपना ली, और फिर उन बड़ी ताकतों के दरमियान फंस गए। यानी रोम और फराज के प्रॉक्सी वॉर में। सही कहा।
और ये सिर्फ हिस्ट्री की कोई बोरिंग किताब नहीं है। हिमयार की ये पूरी स्टोरी एक ब्लूप्रिंट है कि कदीम दुनिया में रियासतें बनती कैसे थीं। अच्छा, तो फिर इस ब्लूप्रिंट को थोड़ा खोल कर देखते हैं, क्योंकि कोई भी रियासत रातों रात तो इतनी बड़ी ताकत नहीं बन जाती है ना। मैं सोच रही थी कि इससे पहले के हिमयार दुनिया के नक्शे पर कोई बड़ा खेल खेलता, उनके अपने घर में तो काफी बिखराव था। काफी ज्यादा बिखराव था। तीसरी सदी के आखिर तक ये इलाके छोटी रियासतों में बटे हुए थे। तो उन्होंने इस सबको इकट्ठा कैसे किया? उन्होंने एक बहुत मुनज़्ज़म और काफ़ी जरहाना अस्करी मुहिम शुरू की। अब देखें, लगभग 275 ईस्वी में हिमयार ने अपनी ताकतवर पड़ोसी रियासत सबा को फतह किया। सबा? अच्छा। हाँ, और इसके कुछ ही अरसे बाद यानी 300 ईस्वी के करीब उन्होंने हद्रामौत पर भी कब्जा कर लिया। इन दो बड़ी फतूहात के साथ ही उन्होंने पूरे जनूबी अरब को एक ही छतरी के नीचे ला खड़ा किया। और उन्होंने जाफर को अपना दारुल खिलाफा बनाया था ना? बिल्कुल, जाफर उनका नया मरकज बन गया। लेकिन इनकी असली कामयाबी इनकी फतह नहीं थी, बल्कि वो तरीका था जिससे उन्होंने इस सबको एक सिस्टम में बांधा। यानी सिर्फ तलवार के जोर पर नहीं, बल्कि उन्होंने कोई मुस्तकिल इंतजामी ढांचा खड़ा किया था। सही पकड़ा आपने। मैं जब इनके इस इंजमाम के बारे में पढ़ रही थी, तो मुझे आज के दौर के किसी कॉर्पोरेट मर्जर की याद आ गई। आप सोचें, एक बड़ी कंपनी किसी छोटी कंपनी का हॉस्टाइल टेक ओवर करती है और फिर सबसे पहला काम क्या करती है? उनका पुराना सिस्टम खत्म करती है। हाँ। पुरानी कंपनी का बोर्ड, उनका कल्चर सब खत्म करके अपना ब्रांड और अपनी जुबान उन पर नाफिज कर देती है। हेमयार ने भी बिल्कुल यही किया। उन्होंने सबाइक जबान को, जो सबाई जबान कहलाती है, उसे पूरे खित्ते की वाहिद सरकारी जबान बना दिया और अपना हिमयारी कैलेंडर भी सब पर लागू कर दिया। यही तो। लेकिन मुझे एक बात बताएं, क्या वाकई सिर्फ एक कैलेंडर और एक जबान नाफिज कर देने से इतने बड़े और मुख्तलिफ इलाके को कंट्रोल करने में मदद मिलती है? मुझे तो लगता है ये सिर्फ ताकत का दिखावा था। देखें, ताकत का दिखावा तो जरूर था, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरी इंतजामी साइंस थी। कदीम दौर में वक्त और जबान को कंट्रोल करना दरअसल लोगों की पहचान को कंट्रोल करना था। वो कैसे? सोचिए जरा, जब आप एक नया कैलेंडर लगाते हैं तो पूरे इलाके का इंतजाम एक मरकज से जुड़ जाता है। अगर हर कबीले का अपना अलग कैलेंडर हो तो रियासत टैक्स किस दिन जमा करेगी, फसल कब काटेगी? अच्छा, हाँ, टैक्स कलेक्शन तो बहुत जरूरी मुद्दा होता है हुकूमत का। बिल्कुल। जब हिमयारी कैलेंडर आया तो पूरी सल्तनत में टैक्स जमा करने की तारीख एक हो गई। और जुबान की जहां तक बात है, जब साबाइक जुबान को तहरीरी शक्ल में लाजमी करार दिया गया तो इसका मतलब था कि जो भी कबाइली सरदार बादशाह से बात करना चाहता है, उसे रियासत की जबान बोलनी पड़ेगी। सही, उसे उसी जुबान में खुतबा लिखवाना पड़ेगा। इससे एक मुश्तरका पहचान पैदा होती है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि उन्होंने एक ऐसा सेटअप बना लिया जहां हर कोई एक ही जबान में बात कर रहा था और एक ही कैलेंडर पर चल रहा था। पॉलिटिकल यूनिटी तो आ गई, लेकिन इसके फौरन बाद हिस्ट्री में एक ऐसा मोड़ आता है जिसने मुझे वाकई सबसे ज्यादा हैरान किया। आप इनके मजहब बदलने की बात कर रही हैं ना? हाँ, बिल्कुल। चौथी सदी ईसवी के आखिर में, यानी तकरीबन 380 ईसवी के बाद, इनके इंस्क्रिप्शंस में एक अजीब तब्दीली नजर आती है। जो सदियों से उनके पुराने देवता थे, जिनकी वो पूजा करते थे, उनका जिक्र अचानक बिल्कुल गायब हो जाता है। मुकम्मल तौर पर गायब हो जाता। यही तो। और हमारे पास जनवरी 384 ईस्वी का एक कुतबा है, जिसे बैतुल अशवाल 2 कहते हैं। इस कुतबे में एक ही खुदा की इबादत का वाज़ेह जिक्र है, जिसे उन्होंने रहमानन कहा। बिल्कुल रहमानन। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह किसी एक शख्स का जाती अकायद नहीं था, ये बाकायदा एक नया रियासती मजहब था। पॉलीथियज्म का ये खात्मा इतना अचानक और इतना मुनज़्ज़म था कि आज भी पढ़कर हैरत होती है। अच्छा, ये रहमानन, क्या इस लफ्ज का ताल्लुक उसी अर्रहमान से है जो बाद में इस्लाम में खुदा के लिए इस्तेमाल हुआ? जी हाँ, बिल्कुल। ये उसी रूट से निकला हुआ लफ्ज़ है, और ये दरअसल इस इलाके में तौहीद की एक बहुत मजबूत बुनियाद को जाहिर करता है। हिमयार ने जो नया मजहब बनाया वो असल में यहूदियत और एक गैर महसूस किस्म की तौहीद का मुखालत था। मिक्सचर था यानी। हाँ, और उनकी अशरफिया है कुछ तबकों ने तो बाकायदा खुद को बनी इसराइल से जोड़ना शुरू कर दिया था। वाकई? इसका कोई सबूत है हमारे पास? बहुत से सबूत हैं।
कुतुबों में हमें यहूदा याकूब और यकरुब जैसे महलों के नाम मिलते हैं। इसके अलावा हसीन नाम की जगह पर हमें एक कदीम यहूदी कब्रिस्तान भी मिला है। अच्छा, तो यानी उन्होंने पूरा कल्चर अडॉप्ट कर लिया था। बिल्कुल। और सिर्फ कब्रिस्तान नहीं, मिकराब बरीक नाम की इबादतगाहों का क़याम अमल में आया। मिकराब का मतलब होता है ऐसी जगह जहां लोग एक साथ मिलकर इबादत कर सकें। ये सब तो इतना मुनज़्ज़म था कि जैसे उन्होंने प्रॉपर एक नया स्टेट नैरेटिव लॉन्च किया हो। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये इतनी जल्दी और आसानी से कैसे हो गया? जैसे मतलब ये ऐसा लगता है जैसे आजकल कोई हुकूमत रातों रात मुल्क की सबसे पॉपुलर सोशल मीडिया ऐप पर पाबंदी लगा दे। ऐप तो सरकारी तौर पर बंद हो जाती है, लेकिन अवाम फिर भी वीपीएन लगाकर उसे छुप छुप के यूज करती रहती है। तो क्या अवाम ने वाकई अपने पुराने खुदाओं को इतनी जल्दी भुला दिया था? या ये सिर्फ ऊपर की सतह पर सरकारी ऑर्डर था और लोग देहातों में पुराने अकीदे ही मान रहे थे? आपकी ये वीपीएन वाली मिसाल यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। समाजी और तारीखी एतबार से ये लगभग नामुमकिन है कि आम लोग इतनी जल्दी हजारों साल पुरानी रिवायत छोड़ दें। हाँ, है ना? बिल्कुल। देहातों और घरों में तो पुराने देवताओं की पूजा खामोशी से चलती रही होगी, लेकिन और ये बड़ा पॉइंट है, कुतबे लिखवाना आम लोगों का काम नहीं था। कुतबों से पुराने खुदाओं का नाम अचानक और मुकम्मल गायब होना इस बात को साबित करता है कि ऊपर की सतह पर कोई लचक नहीं थी। हुकूमत ने क्लियरली अनाउंस कर दिया था कि अब इस सल्तनत का निज़ाम सिर्फ तौहीद पर चलेगा। लेकिन सवाल फिर वही आता है कि आखिर क्यों? एक फतहयाब रियासत को अचानक अपने खुदा बदलने की क्या जरूरत पेश आ गई थी? इसका जवाब उस दौर की जियो पॉलिटिक्स में छुपा हुआ है। अगर हम उस वक्त की दुनिया को देखें तो दो बड़ी सुपर पावर्स थीं। रोम और फारस। बिल्कुल। रोम की सल्तनत ईसाइयत अपना चुकी थी और दूसरी तरफ फारस की सासानी सल्तनत का रियासती मजहब जरतुश्ती था। ये दोनों एम्पायर्स मजहब को अपना हल्का असर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रही थीं। अब सोचिए, अगर हिमयार अपना पुराना पॉलीथीस्टिक मजहब ही रखता तो वो इन दोनों यूनिवर्सल मजाहिब के सामने कमजोर और पसमानदा स्टेट लगता। यानी उसे इजीली किसी भी तरफ से नजरियाती तौर पर फतह किया जा सकता था। सही कहा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने तौहीद और खासतौर पे यहूदियत से जुड़ी हुई शनाख्त अपनाकर खुद को एक मजबूत नजरियाती किले में बंद कर लिया। ओह वाह! यानी उन्होंने ना तो रोम की क्रिश्चियनिटी को कबूल किया और ना ही फारस के असर में आए। बिल्कुल। ये एक इंतहाई शानदार पॉलिटिकल बफर था उनका। ये तो वाकई मजहब का एज अ शील्ड बहुत जबरदस्त इस्तेमाल था। और जब उनका ये अंदरूनी किला मजबूत हो गया तो फिर उन्होंने अपनी सरहदों से बाहर देखना शुरू किया। और यही वो मकाम है जहां हिमयर सहराओं में निकलता है। हाँ, अरब के सहराओं की तरफ। नाजद और हासा तक अपनी ताकत फैलाई। आबदान एक के खुतबे में धू याज़िन खानदान की अस्करी मुहिम्मत का बड़ा जिक्र है और उनकी डिप्लोमेसी इतनी आगे थी कि सित्सिफोन यानी मदाइन और सेलूशिया और तनूक जैसे रोमन एलाइज तक उनके सफीर जाते थे। लेकिन मुझे इस सब में एक कुंडी फंसी हुई महसूस होती है। कैसी कुंडी? देखें, हिमयार की इकोनॉमी का दारोमदार तो बाहरी तिजारत पर था ना। वो मसालों की तिजारत से बेहिसाब पैसा कमा रहे थे। फिर उन्होंने अपनी फौज और अपने वसाइल इन खुश्क सहराओं में क्यों झोंक दिए? वहां मिट्टी के सिवा था क्या? बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है कि सहरा में क्या रखा है। हाँ, तो क्या ये कोई ऐसी चाल थी कि अपने कबायली सरदारों को बाहर की जंगों में उलझा कर रखो ताकि वो अंदर बगावत ना करें? ये भी एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन अगर हम इसे उस वक्त की ग्लोबल इकोनॉमी की नजर से देखें तो वो रेत के टीले असल में उस दौर की ग्लोबल हाईवेज थे। अच्छा, ट्रेड रूट्स। बिल्कुल। सहराओं पर कंट्रोल का सीधा मतलब था कारवानों और तिजारती रास्तों पर कंट्रोल। और इससे भी बड़ी वजह रोम और फारस की दखलंदाजी थी। ये दोनों सुपर पावर्स आहिस्ता आहिस्ता अपने अरब इत्तेहादियों के जरिए जजीरा अरब में घुसने की कोशिश कर रही थीं। हिमयार को समझ आ गया था कि अगर उन्होंने सेंट्रल और नॉर्दर्न अरेबिया पर कंट्रोल नहीं किया तो दुश्मन बिल्कुल उनके दरवाजे पर आ जाएगा। यानी उन्होंने इन सहराओं को वाकई एक बफर जोन बना लिया ताकि दुश्मन दूर रहे। हाँ, और इनका इस एक्सपेंशन का तरीका और भी मजेदार था। उन्होंने वहां अपनी फौजें नहीं बिठा दी, बल्कि उन्होंने किंदा नाम के एक ताकतवर कबीले को अपना प्रॉक्सी बना लिया। किंदा कबीला? अच्छा, यानी डेलीगेटेड पावर। बिल्कुल। ये कबीला सहरा के बाकी खाना बदोश कबाइल को कंट्रोल करता था और हिमयार के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता था। ये एक बहुत सस्ती और असरदार डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी थी।
सस्ती भी और सेफ भी। लेकिन वैसे तारीख का एक उसूल है, जब भी कोई रीजनल ताकत इस तरह अग्रेसिवली फैलती है, खासकर ट्रेड रूट्स पर कब्जा करती है, तो बड़ी सुपर पावर्स चुप नहीं बैठती। हरगिज नहीं बैठती। और फिर वही हुआ। हाँ, रोम और फारस की नजरें हिम्यार पर पड़ने ही थीं और फिर ये इलाका अचानक प्रॉक्सी वॉर का मैदान बन गया। कॉन्स्टेंसियस II के दौर में रोमन क्रिश्चियन एम्बेसी तो फेल हो चुकी थी पहले ही, लेकिन 500 ईस्वी के करीब रोम की इत्तेहादी ईसाई रियासत अक्सम ने, जो आज का इथियोपिया है, उन्होंने हिम्यार पर अपना गलबा कायम कर लिया। यहाँ से हालात बहुत तेजी से खराब हुए। बहुत तेजी से। फिर 52 ईस्वी में हिम्यार की यहूदी बादशाह यूसुफ असहार याख्तार, जिसे तारीख में हम धोनवास के नाम से जानते हैं, उन्होंने बगावत कर दी और 523 ईस्वी में नजरान में जो रोमन नवाज ईसाई थे, उनका एक बहुत बड़ा मैसेकर यानी कत्लेआम हुआ, जिसके नतीजे में अक्सुम के बादशाह कालिब ने हिम्यार पर भरपूर हमला किया और धूनवास को शिकस्त दे दी। ये कत्लेआम हिम्यार की तारीख का सबसे तल्ख वाकया माना जाता है। अगर हम इसे आज की सियासी ऐनक से देखें तो ये मुझे प्रैक्टिकली एक कोल्ड वॉर लगती है। रोम और अक्सुम ईसाइयत की छतरी तले अपना असर बढ़ा रहे हैं और हिम्यार यहूदियत के झंडे तले अपना दिफा कर रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या नजरान का वो वाकया सिर्फ किसी रिलीजियस फेनाटिसिज्म यानी मजहबी जुनून का नतीजा था, या इसके पीछे कोई बहुत सोची समझी पॉलिटिकल चाल थी? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना होगा और उन सोर्सेज को ऑब्जेक्टिवली देखना होगा। जी बिल्कुल। आजकल हम मजहब और पॉलिटिक्स को अलग अलग देखते हैं ना। कदीम दौर में ऐसा नहीं था। उस वक्त रिलीजियस लॉयल्टी का मतलब पॉलिटिकल लॉयल्टी होता था। अगर हम धूनवास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नजरान के वो ईसाई सिर्फ मुखालिफ अकायद रखने वाले लोग नहीं थे। तो वो क्या थी उनकी नजर में? वो उनकी नजर में रियासत के अंदर रोम और अक्सुम के माशी मुफादात का मरकज बन चुके थे। नजरान एक बहुत बड़ा कमर्शियल हब था और वहां बढ़ता हुआ अक्सुमाइट असर हिमियर की आजादी के लिए सीधा खतरा था। धूनवास की इस मूव को हम इस तरह देख सकते हैं कि वो फॉरेन इन्फ्लुएंस को जड़ से उखाड़ना चाहता था। अच्छा, यानी वो उन्हें एक फॉरेन प्रॉक्सी ग्रुप समझ रहा था जो अंदर से स्टेट को खोखला कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो रोम और अक्सुम के लिए ये वाकया बेहतरीन सियासी जवाब बन गया। इंटरवीन करने का। हाँ, उन्होंने इसे महज ह्यूमन राइट्स या मजहबी हमदर्दी के तौर पर नहीं देखा, बल्कि लाल सागर यानी रेड सी की तिजारत को सिक्योर करने के लिए उनकी आर्मी को एक बहाना मिल गया। कालिब का हमला सिर्फ मजहबी जज्बात का नतीजा नहीं था, ये प्रॉपर इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल सर्वाइवल की जंग थी। हम इन सोर्सेज में बिल्कुल वाजे तौर पर दोनों साइड्स की सियासी मजबूरियां देख सकते हैं। हम किसी को सही या गलत नहीं कह रहे, बस वो सिचुएशन ऐसी थी। बिल्कुल उस वक्त के हिसाब से दोनों साइड्स अपना अपना रियासती नैरेटिव चला रहे थे। खैर, इस बहरान का नतीजा ये निकला कि हिमार की मुकामी हुकूमत खत्म हो गई। अक्सुम ने सुमायाफा एशवा को आकर तख्त पर बिठा दिया। लेकिन फिर 6ठी सदी के वस्त में क्या होता है कि अक्सुम की अपनी ही फौज के एक कमांडर, जिसका नाम अब्राहा था, उसने आकर इख्तिदार पर कब्जा कर लिया। और ये चीज मुझे बड़ी फैसिनेटिंग लगती है। अब्राहा का दौर। हाँ, देखें, अब्राहा बज़ाहिर एक फॉरेन फतह था। उसे तो चाहिए था कि अक्सुम की पॉलिसी चलता और मुकामी कल्चर को दबा देता, लेकिन उसने एक अजीब रास्ता चुना। उसने ईसाइयत की ज़बान को थोड़ा मॉडिफाई किया ताकि मुकामी लोग उसे कबूल कर सकें। उसने मुकामी बगावतों को कचला, जैसे यजीद बिन कबशत की बगावत, और सबसे बड़ी बात, 548 ईस्वी में उसने मैरिब डैम की दोबारा मरम्मत करवाई। ये बहुत अहम पॉइंट है। और इस मरम्मत पर उसने जो खुतबे लिखवाए वो उसी सबाइक जबान और पुराने हिमायरी स्टाइल में थे। अब्राहा ने ऐसा क्यों किया? क्या वो सच में मुकामी तहजीब का आशिक हो गया था, या वो जानता था कि फॉरेन शनाख्त के साथ यहाँ राज करना इम्पॉसिबल है? अब्राहा बहुत शातिर सियासी जहन रखता था। वो समझता था कि सिर्फ फौज से आप लोगों के दिलों पर हुकूमत नहीं कर सकते, आपको उनके हाल में ढलना पड़ता है लेजिटिमेसी के लिए। यानी पॉलिटिकल जवाब चाहिए होता है। एग्जैक्टली। यमन में जो डैम कंट्रोल करता था वही जिंदगी और मौत कंट्रोल करता था। मरेब डैम तो सादियों से हिम्यार की ताकत और आसूदगी का सबसे बड़ा सिंबल था।
इस डैम को ठीक करवा के अब्राहा ने अवाम को मैसेज दिया कि देखो मैं कोई दुश्मन फतह नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारे पुराने बादशाहों का वारिस हूँ। ओह, तो ये एक कंप्लीट पीआर स्ट्रेटेजी थी उसकी। बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, अब्राहा ने ताकत दिखाने के लिए अरब सहराओं में बड़ी मुहिम्मात भेजी। मुर्खियाबान 3 के कुतबे में उसकी मर्दमशुमारी जैसे वाक़यात और फुतूहात हैं, जैसे माड, हैगर, खत, तय, यथरिब और गुजाम के इलाके। इन सब का जिक्र वहां मिलता है। याथरिब तो वही है ना जो बाद में मदीना बना। हाँ, वही इलाका। और इन्हीं मुहिम्मात का ताल्लुक बाद में आने वाली असहाब अल फील यानी एलिफेंट ट्रेडिशन से जोड़ा जाता है। अगरचे तहकीक में डिटेल्स मुख्तलिफ हैं, मगर ताल्लुक वाज़ेह है। और इन इंटरवेंशन फेस की और अब्राहा के टाइम तक ये एक मैसिव इंपीरियल सेटअप बन चुका था। एक मुकम्मल सेटल्ड एम्पायर। लेकिन फिर अचानक तारीख के इस रिकॉर्ड में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। हमारे पास जो लास्ट इंस्क्रिप्शंस हैं वो तकरीबन 559 या 560 ईस्वी के हैं। उसके बाद ये खुतबे, ये तहरीरें बिल्कुल बंद हो जाती हैं। और ये खामोशी खुद बहुत बड़ी कहानी सुनाती है। हिमयारिक एक ऐसी रियासत थी जिसने इस्लाम से ठीक पहले वाले जुनूबी अरब का नक्शा ही बदल दिया था। ये उनकी तौहीदी इस्लाहात और ग्लोबल झगड़ों का ही नतीजा था कि अरब कबाइल ने सियासी तहरीकों को समझना शुरू किया। और इसीलिए इस एपिसोड को यहाँ रोकने से पहले मैं आप सब के लिए एक बहुत अजीब और गहरा सवाल छोड़ना चाहती हूँ। सोचिए कि 560 ईस्वी के करीब ऐसा क्या हुआ होगा कि अचानक ये इतनी पढ़ी लिखी और स्ट्रॉन्ग तहजीब लिखना बंद कर देती है। वाकई रिकॉर्ड्स का अचानक गायब होना बहुत से सवाल खड़े करता है। हाँ, है ना? क्या कोई इतनी बड़ी रियासत इतनी जल्दी अपना वजूद खो सकती है? या फिर जो मेरा ख्याल है, क्या ये तहरीरें सिर्फ पत्थरों से गायब होकर लोगों के सीनों में, उनकी जुबानी रिवायतों में महफूज हो गई थीं, ताकि एक नए दौर में इस्लाम की आमद के साथ एक नई शक्ल में दोबारा जन्म ले सकें? इस पर थोड़ा गौर जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं चौथे चैप्टर में क्या है। अब हम चौथे से छठे बाब तक के हिस्से पर आते हैं। अगर हम 5वीं से 7वीं सदी ईस्वी के दौर को देखें तो आमतौर पर यही लगता है कि सिर्फ रोमी और सासानी सल्तनतें ही आपस में लड़ रही थीं। हाँ, और हमें लगता है कि शाम और मेसोपोटामिया के इलाकों में बसने वाले अरब कबाइल बस ऐसे ही साइड कैरेक्टर्स थे या फिर दूर दराज सहराओं के खाना बदोश। सही, लेकिन नए आसार कदीमा से पता चलता है कि ये तस्वीर बिल्कुल गलत है। ये कहानी दरअसल जंग और मजहब के एक ऐसे मिलाप की है जहां ये अरब कबाइल आलमी निजाम के अहम खिलाड़ी बन चुके थे। बिल्कुल। इस वक्त दो बड़ी अरब ताकतें उभरी थीं। रोमी सल्तनत की जानिब जफनेड्स थे और उनके बिल्कुल सामने सासानी सल्तनत के इत्तेहादी नसरिड्स थे। यानी ये अरब खानदान इन ग्लोबल एम्पायर्स के अंदर अपनी ताकत और दौलत में इजाफा कर रहे थे। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या उन्हें सच में ताकतवर कहना ठीक है? मेरा मतलब है सल्तनतें उन्हें प्योरली एक प्रॉक्सी की तरह यूज कर रही थी ना। बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है। सल्तनतें डायरेक्ट फौज भेजने के बजाय इन अरब रहनुमाओं को यानी फाइलार्क्स को बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल करती थीं। लेकिन 6ठी सदी ईस्वी की मुसलसल जंगों ने उनकी खुद मुख्तियारी बहुत बढ़ा दी। अच्छा, क्योंकि रोमी और ससानी फौजों को सहरा के मौसम और रास्तों का नहीं पता था, तो उन्हें इन मुकामी इत्तेहादियों की शदीद जरूरत थी। एग्जैक्टली। और इन अरब हुक्मरानों को ये बात मालूम थी। उन्होंने इस जरूरत का पूरा फायदा उठाया और दोनों सल्तनतों से भारी मुआवजा और आला रुतबे वसूल किए। वो पावर ब्रोकर्स बन गए थे। तो उन्होंने इस राइवलरी को बाकायदा कैश इन किया। अच्छा, अगर वो इतने अमीर और ताकतवर थे तो उनका रहन सहन कैसा होगा? बाद की तारीख की किताबों में तो इनके अजीम और शान महलों के किस्से मिलते हैं। यहीं पर आर्कियोलॉजी और तारीखी किताबें टकराती हैं। जमीन की खुदाई से जो हकायक मिले हैं उनके मुताबिक बाद के मौर्रखीन ने जाफिनेड्स की ताकत को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया था। वेट, तो क्या उनके पास महल नहीं थे? हम तो हमेशा से सहराई किलों के बारे में सुनते आए हैं, जैसे कसरल हैर अल गरबी वगैरह। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। नई रेडियो कार्बन डेटिंग और आर्किटेक्चर के तज्जिए से साबित हुआ है कि जिन किलों को जैफिनेट्स का समझा जाता था वो दरअसल बाद के उमैयद दौर की तामीरात हैं। ओह वाओ! यानी इन अरब अमीरों का असर और रसूख अकेले खड़े हुए बड़े महलों से जाहिर नहीं होता था। तो फिर उनकी दौलत कहाँ इन्वेस्ट हो रही थी?
उनकी मौजूदगी और दौलत का इजहार गिरजाघरों और खानकाहों के नेटवर्क से होता था। उन्होंने पत्थर के महल बनवाने के बजाय मजहबी सरगर्मियों पर खर्च किया। ये वाकई हैरत की बात है। अच्छा, ये तो जेफनिट्स थे। ससानी एम्पायर के इत्तेहादी नासिरिद्स का क्या सीन था? उनका मशहूर शहर अल हिरा था ना? वो तो एक प्रॉपर दीवारों वाला शहर होगा। नहीं, अल हिरा का मॉडल भी किसी रवायती शहर जैसा नहीं था। वहां कोई प्रोटेक्टिंग वॉल या चार दीवारी नहीं थी। उसके बजाय वहां अमीर लोगों के खुले इहाते थे, जिन्हें कुसूर कहा जाता था। यानी वो एक साथ गंजन आबाद नहीं थे, बल्कि फासले पर बिखरे हुए थे। ये तो उनके खाना बेदोश पसे मंजर का ही एक शहरी रूप लगता है, जैसे तंबुओं की बस्ती पत्थर में ढल गई हो। हाँ, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट था। वो अपने मुहाफिजों और जानवरों के साथ वसी कंपाउंड्स में रहते थे, एक आजाद और खुली जिंदगी गुजारते थे। लेकिन एक चीज समझ नहीं आ रही है, अगर इनके पास बड़ी इंडस्ट्री या खेती बाड़ी नहीं थी, तो इनकी आमदनी कहाँ से आती थी? एक फौज को मेंटेन करने के लिए सॉलिड इकोनॉमी तो चाहिए होती है। उनकी मईशत दरअसल जंग पर ही मबनी थी। सरहद पार की जाने वाली छापामार कार्रवाइयां या रेड्स कोई छोटी मोटी लूटमार नहीं थी। ये एक बाकायदा मुआशी निजाम था जिससे माले गनीमत और फिदिया मिलता था। रेडिंग एज एन इकोनॉमी? ये तो डेंजरस है। इसका कोई स्केल पता है हमें कि ये रेट्स कितनी बड़ी होती थी? बहुत बड़ी। मिसाल के तौर पर नासरी हुक्मरान अल नुमान ने रोमी इलाका एडेसा पर हमला किया था। वहां से उसने तकरीबन 18,500 कैदियों को पकड़ा। और उनका सारा माल लूटा। वेट, 18,000 कैदी? ये कोई आम रेड नहीं है। इतने लोगों को जिंदा पकड़कर सहरा के रास्ते वापस लाना और उनके खाने पीने का बंदोबस्त करना, ये एक मुकम्मल लॉजिस्टिकल ऑपरेशन है। सही कहा। और इस फौजी ताकत की वजह से ही सल्तनतें उन्हें इग्नोर नहीं कर सकती थीं। इसके अलावा उनकी आमदनी का एक और बड़ा जरिया वो डायरेक्ट सब्सिडीज थीं जो उन्हें एम्पायर से मिलती थीं। हाँ, यानी रोमी निज़ाम में जिसे एनोना कहा जाता था, एक तरह का भट्टा या सैलरी जो उन्हें अनाज या सोने की शक्ल में दी जाती थी ताकि वो लॉयल रहें। बिल्कुल। जेफनिड्स रोमियो से और नास्रिड्स सासेनियों से लगातार ये माली इमदाद वसूल करते थे। ये उनकी वफादारी की कीमत थी। ये निज़ाम तो बड़ा नाजुक लगता है। अगर प्योरली पैसों पर इत्तेहाद टिका है, तो सब्सिडीज बंद होने पर ये तलवार उल्टी भी तो पड़ सकती थी। ये तो प्योरली मर्सनरीज वाला हिसाब हो गया। और यही इस निज़ाम की सबसे बड़ी खामी थी। वफादारियां बहुत जल्दी बदल सकती थीं। इसलिए बज़ाहिर पावर ब्रोकर्स होने के बावजूद ये अरब रहनुमा इन बड़ी सल्तनतों के रहमो करम पर थे। यानी सल्तनतों को इन पर हमेशा शक रहता था कि ये किसी दिन बगावत ना कर दें। हाँ, और इसी डर की वजह से रोमियो ने अपने जफनीद इत्तेहादी अल मुंदिर को धोखे से जला वतन कर दिया था। और दूसरी तरफ सासानी बादशाह खुसराव ने तो अपने नसरी इत्तेहादी अल नुमान को हाथों के पैरों तले कुचलवा के मरवा दिया। वाह, अपने ही डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। खैर, इन सब रेड्स और धोखेबाजियों के माहौल में कोई ऐसी चीज थी जो इन कबाइल को आपस में जोड़ती हो? कोई ऑर्डर तो होगा इस केओस में। ईसाइयत। इस दौर में ईसाइयत वो वाहिद निज़ाम था जो मजबूत रिश्ते कायम कर रहा था। लेकिन मजे की बात यह है कि ये स्टेट फोर्स से नहीं बल्कि राहिबों और दरवेशों के जरिए फैला। जैसे मुकामी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। सहरा में अकेले रहने वाले मंक्स ने इन कबाइल को जोड़ा। लेकिन जफनेड्स जो रोमियो के इत्तेहादी थे, उनका मजहबी अकीदा क्या था? उन्होंने रोमी सल्तनत का ऑफिशियल चैल्सिडोनियन अकीदा नहीं अपनाला। उसके बजाय उन्होंने मियाफिसाइट ईसाइयत की सरपरस्ती की। ये एक बहुत अहम पॉइंट है। अच्छा, तो रोमियो को नाराज करके मुखालिफ अकीदा क्यों अपनाया? ये तो अपने पे मास्टर्स के खिलाफ जाने वाली बात हुई ना। क्योंकि यही इनकी सियासी आज़ादी का टूल था। शाम की मुकामी आबादी ज़्यादातर मिलिफिसाइट थी। जफनस ने इस अकीदे को अपनाकर खुद को अवाम का लीडर बना लिया और एक इंडिपेंडेंट फोर्स बन गए। स्मार्ट। यानी मजहब महज इबादत के लिए नहीं बल्कि एक प्योर डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल टूल बन गया था। और अभी हमने इनकी तामीरात की बात की, तो क्या ये खानकाहें सिर्फ इबादत गाहें थीं या इनका कोई सियासी इस्तेमाल भी था?
इनका इंतहाई अहम प्रैक्टिकल फंक्शन था। ये खानकाहें और शुहदा की यादगारें, जिनको मार्टेरिया कहते हैं, ये फिक्स्ड पॉइंट्स बन चुके थे। खाना बदोश कबाइल यहाँ आकर मुज़ाकरात करते थे। क्योंकि वो होली ग्राउंड्स थे, यानी कोई आपस में खून खराबा नहीं कर सकता था। एक न्यूट्रल जगह मिल गई उन्हें जहां वो तिजारत और रैंसम डिस्कस कर सकें। बिल्कुल। और यहाँ पादरी और बिशप सफारतकारों के किरदार अदा करते थे, जैसे अल रुसाफा में सेंट सर्जियस का मरकज दोनों सरहदों पर मौजूद कबाइल के लिए एक मुश्तरका जगह थी। जेफनिट्स का तो चलो ईसाई होना समझ आता है, लेकिन नसरिट्स था क्या, जो फारसी एम्पायर के साथ थे? फारसी तो जोरोस्ट्रियन थे। हाँ, तारीख में आम तौर पर नसरिट्स को पेगन समझा जाता है, लेकिन आसार कदीमा बताते हैं कि उनमें भी ईसाइयत मौजूद थी। यहाँ तक कि उनके आखिरी बादशाह अल नोमान ने 594 ईस्वी में बाकायदा ईसाइयत कबूल कर ली थी। ये सब सुनकर तो पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। मजहब और जंग के इस मिलाप ने इन अरबों की सकाफत पर बहुत गहरा असर छोड़ा होगा। बहुत गहरा। और इसकी सबसे वाज़ेह निशानी 6ठी सदी ईस्वी में सामने आई, जब अरबी जुबान पहली बार पब्लिक स्पेस में तहरीरी शक्ल में जाहिर हुई। वेट, इससे पहले अरबी पब्लिक रिकॉर्ड्स में नहीं लिखी जाती थी? मैं तो समझता था सदियों से लिखी जा रही है। नहीं, इससे पहले ज्यादातर रिकॉर्ड्स ग्रीक या अरेमाइक में होते थे, लेकिन अब जबाद और हर्रान जैसे इलाकों से मिलने वाले खुतबे इस बात का सबूत है कि अरबी जबान बाकायदा दीवारों और पत्थरों पर लिखी जाने लगी थी। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे हाईवे पर सदियों से किसी एक जबान के साइन बोर्ड्स हों और अचानक एक नई जबान यानी अरबी के बोर्ड्स नजर आना शुरू हो जाएं। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। बिल्कुल, और सिर्फ जबान नहीं बल्कि आर्ट में भी। गिरजाघरों के मोज़ैक्स रोमन स्टाइल में थे, लेकिन उनमें मुकामी अरब कबाइल और उनकी तस्वीरें शामिल थीं। ये लेट एंटीक कल्चर का एक बेहतरीन फ्यूजन था। ये अरब सिर्फ सरहदी प्यादे नहीं थे, वो ऐसे मिलिट्री इंटरमीडिएरीज और पॉलिटिकल ब्रोकर्स थे जो रोमी और सासानी आलमी निज़ाम में मुकम्मल तौर पर जम हो चुके थे। सही कहा, वो इस पूरे सिस्टम का एक लाजमी हिस्सा बन चुके थे। लेकिन इस सब के आखिर में एक अजीब सी आयरॉनिकल सोच दिमाग में आती है। जब रोमियो और सासानियों ने शक की बुनियाद पर अपने ही गार्ड डॉग्स को यानी अल-मुंदिर और अल-नुमान को मार दिया, तो क्या उन्होंने अपने और सहरा के दरमियान मौजूद वाहिद ढाल खुद नहीं तोड़ दी थी? एक ऐसी गलती जिसने आने वाले दौर में इन अजीम सल्तनतों की बर्बादी का रास्ता साफ कर दिया। चलिए देखते हैं अगले बाब में क्या है। अब हम 7वें और 8वें बाब के हिस्से पर आते हैं, जहां हम इस्लाम से कबल के अरब और उनकी सल्तनतों के एक इंतहाई अहम उबूरी दौर को समझेंगे, यानी पहली सदी ईसवी से लेकर 7वीं सदी तक शुमालिया अरब, पेट्रा और हाइग्रा में क्या तब्दीलियां आई। बिल्कुल। और ये हिस्सा इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि यह हमें बताता है कि किस तरह माशी और तिजारती रास्ते बदलने से एक नई जुबान ने जन्म लिया और बाद में आने वाली नस्लों ने उस क़ब्ल इस्लाम की तारीख को अपने मकासद के लिए कैसे दोबारा लिखा। तो शुरू करते हैं 106 ईस्वी से, जब रोमियो ने नबती सल्तनत पर कब्जा किया और उसे सूबे अरबिया का नाम दिया। एक आम तस्वर यह है कि जैसे ही रोमियो का कब्जा हुआ, पेट्रा का जवाल शुरू हो गया, मतलब वो तिजारती मरकज तबाह हो गया। हाँ, ये तस्वर बहुत आम है, लेकिन आसार कदीमा इसकी मुकम्मल नफी करते हैं। पेट्रा रूमी कब्जे के बाद तबाह नहीं हुआ था, बल्कि आप देखें तो वो रोमियो के साए में एक शानदार मेट्रोपोलिस के तौर पर मुसलसल तरक्की करता रहा। क्या वाकई? मतलब वहां तामीरात रुकी नहीं थी? बिल्कुल नहीं रुकी थी। उन्होंने वहां बाकायदा कॉलोनेड स्ट्रीट नामी एक अजीम सड़क बनाई और इनका जो बड़ा मंदिर था ना, उसे गिराकर ख़त्म नहीं किया गया, बल्कि उसे एक पब्लिक काउंसिल या सिटी हॉल में तब्दील कर दिया गया था। ओह, तो वो एक बाकायदा मसरूफ रोमी शहर बन चुका था। लेकिन फिर ये क्यों कहा जाता है कि रूमी दौर में पेट्रा की तिजारती मरकजियत खत्म होना शुरू हो गई थी? रूमी तो वैसे भी अपनी शानदार सड़कों के लिए मशहूर थे। इसकी वजह जोग्राफियाई सियासत थी। रूमी वाकई सड़कें बनाते थे, लेकिन उस वक्त उनका सबसे बड़ा दर्द-सर पार्थियाई सल्तनत थी, जो ज़मीनी तिजारती रास्तों पर भारी टैक्स वसूल करती थी। अच्छा, तो वो दरमियानी आड़ती बने हुए थे। जी बिल्कुल।
तो रोमियो ने ये माशी हिसाब लगाया कि ज़मीनी रास्तों से सामान लाने के बजाय बहरा अहमर के समंदरी रास्तों का इस्तेमाल किया जाए। इससे तिजारत तेज भी होती और उन मिडिलमैन से भी जान छूट जाती। ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे किसी पुराने और मसरूफ तजारती शहर के करीब से आप कोई नया मोटरवे या बाईपास गुजार दे। शहर पर हमला तो नहीं होता, लेकिन ट्रैफिक खत्म हो जाता है। 100% दुरुस्त मिसाल है। और पेट्रा के साथ भी यही हुआ। तिजारत का रुख समुंदर की तरफ मोड़ने से इसकी मुआशी चमक मांद पड़ने लगी। और फिर 363 ईस्वी में जो जलजला आया, उसने इस तब्दीली को मजीद तेज कर दिया। जलजिले के बाद तो अमूमन शहर दोबारा बसाए जाते हैं ना, तो क्या पेट्रा के लोगों ने इसे दोबारा रोमी अंदाज में नहीं बनाया? हैरत अंगेज तौर पर नहीं। जब आपका मुआशी उरूज ही ख़त्म हो जाए तो आप अजीम शान सुतून नहीं बनाते। आसार कदीमा बताते हैं कि लोगों ने उन शानदार सड़कों पर गैर रस्मी रिहाइश गाहें और छोटी दीवारें बनाना शुरू कर दी। मतलब एक बेहंगम सी आबादी बनने लगी थी। हाँ, और यहीं से क्लासिक रोमी तर्ज तामीर एक ऐसे शहरी ढांचे में बदलना शुरू हुआ जिसे हम बाद के अदवार में इब्तिदाई इस्लामी दौर के मदीना तर्ज का नाम देते हैं, यानी तंग गलियां और इंतहाई घनी आबादियां। ये तो पेट्रा की कहानी हो गई, लेकिन हेगरा का क्या हुआ? जिसे मदाइन साले भी कहते हैं, जो एक और बहुत बड़ा नबती अड्डा था, क्या वो भी एक मदीना तर्ज के शहर में ढल गया? नहीं, हेगरा की कहानी मुख्तलिफ है। वो तिजारती मरकज से ज्यादा एक सरहदी और फौजी अड्डा था। जब तक जमीनी काफिले वहां से गुजरते रहे, रोमियो ने उसे छावनी के तौर पर इस्तेमाल किया, दूसरी और तीसरी सदी में। और जब तिजारती रास्ते बहरा अहमर की तरफ चले गए? तब रोमियो ने अपनी सरहदी हुदूद को दोबारा मुनज़्ज़म किया और हेगरा रूमी सल्तनत की दिफाई लकीर से ही बाहर हो गया। वो बस एक मतरूक सरहदी चौकी बनकर रह गया। सही। इन माशी और शहरी तब्दीलियों के साथ-साथ एक और बहुत बड़ी तब्दीली आ रही थी, और वो है ज़बान और रस्मुल ख़त का इर्तिक़ा। हम आमतौर पर यही समझते हैं ना कि अरबी ज़बान हमेशा से इसी रस्मुल ख़त में मौजूद थी जिसे आज हम जानते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। अरबी ज़बान अचानक से अपने मौजूदा रस्मुल ख़त के साथ नमूदार नहीं हुई थी। मुकामी अरब बोलने वाले सदियों तक लिखने पढ़ने के लिए नबती अरामी ज़बान का इस्तेमाल करते रहे। अरामी तो उस वक्त की दफ्तरी ज़बान थी ना, मतलब पूरे खित्ते की लिंग्वा फ्रैंका। बिल्कुल, जैसे आजकल दुनिया के बहुत से हिस्सों में अंग्रेजी दफ्तरी कामों के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन फिर एक उबूरी दौर आया जिसे माहिरीन नबती अरबी मरहला कहते हैं। मुझे जेएस नैप 17 कुतबे का ख्याल आ रहा है। वो इसी मरहले की निशानदेही करता है ना? जी, वो एक शानदार मिसाल है। माहिरीन जब इस कुतबे को देखते हैं तो लिखाई के हरूफ अरामी होते हैं, लेकिन अगर आप उसके ग्रामर और जुमलों की साख्त को देखें तो वो मुकम्मल तौर पर अरबी है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आजकल हम मोबाइल फ़ोन पर रोमन उर्दू टाइप करते हैं। हम लिख तो एबीसी रहे होते हैं, लेकिन ग्रामर और मफ़हूम उर्दू का होता है। बेहतरीन मिसाल दी, हुरूफ अरामी लेकिन रूह अरबी थी। इसका मतलब ये है कि अरबी ज़ुबान की ग्रामर और कवायद पहले से मौजूद थे, बस इसे लिखने का कोई अपना मखसूस रस्मुल ख़त नहीं मिला था। तो इसका मतलब है कि ज़ुबान रस्मुल ख़त से बहुत पहले परवान चढ़ चुकी थी और उस तलफ़्फ़ुज़ को समझने के लिए ग्रीको अरेबिका का ज़िक्र करना भी ज़रूरी है, जो यूनानी दस्तावेज़ात में हमें शवाहिद मिलते हैं। हाँ, पेट्रा पाइपरी जो 6ठी सदी ईस्वी की यूनानी दस्तावेज़ात हैं। यूनानी ज़ुबान में चूँकि एराब या वावल्स लिखने की गुंजाइश मौजूद थी, तो जब उन्होंने किसी मकामी शख्स की जायदाद को यूनानी में लिखा, तो उसमें अरबी अल्फाज आ गए। जैसे वो बैतुल अकबर का ज़िक्र मिलता है यूनानी हुरूफ में। बिल्कुल, और उससे माहिरीन लिसानियात को ये पता चल गया कि उस दौर के मकामी लोग अरबी अल्फाज को तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा कैसे करते थे, क्योंकि अरामी में तो अराब नहीं होते थे, तो तलफ़्फ़ुज़ का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। अच्छा, लेकिन एक सवाल मेरे ज़हन में बहुत देर से आ रहा है। अगर अरबों को अपनी ज़बान की फ़साहत पर, अपनी शायरी पर इतना फ़ख्र था, तो उन्होंने इतनी सदियों तक उसे लिखने के लिए अपना रस्मुल ख़त क्यों नहीं बनाया? आपको पता है ये जदीद दौर के इंसान का सवाल है, क्योंकि हम हर चीज़ लिख कर महफूज करने के आदी हैं।
कदीम अरब मुआशरा एक जुबानी या ओरल मुआशरा था। मतलब वो चीजों को सीना बस सीना याद रखने को ज्यादा अहमियत देते थे। जी, वो समझते थे कि अहम रिवायात, शायरी और मजहबी किस्से दिल में महफूज किए जाते हैं। लिखाई को तो वो सिर्फ इंतजामी कामों या खातादारी जैसे बोरिंग मामलात के लिए इस्तेमाल करते थे। ओह, तो उन्होंने अपने दफ्तरी कामों के लिए आरामी जुबान को इस्तेमाल कर लिया और अपनी खालिस अरबी जुबान को सिर्फ बोलने की हद तक रखा। एक हद तक ऐसा ही था, लेकिन फिर जब अरबी रस्मुल खत बाकायदा उभर कर सामने आया, जिसके वाज़े शवाहिद हमें 6ठी सदी ईस्वी में मिलते हैं, तो एक और दिलचस्प बात सामने आती है। वो क्या? ये जो इब्तदाई वाज़े अरबी कुतबे हैं, हम्म। जैसे 512 ईस्वी का जुबद का कुतबा और 568 का हरान का कुतबा, ये हमें ज़्यादातर ईसाई यादगारों पर मिलते हैं। यहाँ अरबी एक तहरीरी शनाख्त के तौर पर वाज़े होती है। सही। और जब शिनाख्त की बात होती है तो निमारा कुतबे को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है? 328 ईस्वी का वो कुतबा जिसमें तमाम अरब का बादशाह का जिक्र है। निमारा कुतबे को तवील अरसे तक गलत समझा जाता रहा। हम्म। लोग समझते थे कि शायद उस वक्त कोई बहुत बड़ी नस्ली कौम परस्त तहरीक चल रही थी और ये हुक्मरान दुनिया भर के तमाम अरब नस्ल के लोगों का बादशाह था। लेकिन जदीद तहकीक तो उसे जोग्राफियाई शिनाख्त मानती है ना? बिल्कुल, उसमें अरब का लफ्ज नस्ली शनाख्त के लिए नहीं बल्कि मखसूस जोग्राफियाई इलाके के लिए इस्तेमाल हुआ था। उस वक्त शनाख्त जोग्राफियाई और सियासी होती थी। एक वसी नस्ली कौमियत का तसव्वुर बहुत बाद की बात है। और यहीं से वो मौजू शुरू होता है जो सबसे ज्यादा मुतनाज़िया भी है और दिलचस्प भी। जब इस्लाम का ज़हूर हुआ और अरबी जबान का गलबा हो गया, तो बाद के अदवार में मुसलमानों ने अपने इस माजी को किस नजर से देखा? इस्लामी तारीख नवीसी में इस्लाम से कबल के दौर को जाहिलियत का नाम दिया गया और इसका एक मखसूस नजरियाती और मजहबी मकसद था। मकसद तो यही था ना कि एक नई तौहीदी तहजीब के ज़हूर को नुमाया करने के लिए पहले वाले दौर को मुकम्मल तारीकी और लाइल्मी करार दिया जाए। जी, ताकि फ़र्क वाज़े हो सके। और इसलिए आप देखेंगे कि बाद की तारीख नवीसी में मक्का को हर वाक़े का मरकज़ बनाकर पेश किया गया। काबा को एक तारीखी मरकज़ियत दी गई, जो शायद उस दौर के शुमाली अरब की जुग़राफ़ियाई और तिजारती हकीकतों से मुख्तलिफ थी। तो फिर उन्होंने माजी के इन पेचीदा कबायली तनाज़ात और हिजरतों को कैसे समझाया? उसके लिए उन्होंने यमन में मारिब डैम के टूटने जैसे वाक़यात की दास्तानें इस्तेमाल की, ताकि उन पेचीदा कबायली नक़्ल व हरकत को एक बहुत ही सादा सी कहानी में बदला जा सके। लेकिन हैरत की बात यह है कि मौरखीन ने शिर्क और ला इल्मी को तो तारीकी में रखा, लेकिन उसी दौर की एक और चीज थी मुरव्वत, जिसमें बहादुरी, वफादारी और मेहमान नवाजी शामिल है। उसको तो उन्होंने बहुत मिसाली बना के पेश किया। बिल्कुल, और इस मुरुव्वत को और क़ब्ल अज़ इस्लाम के मुआशरे को पेश करने का सबसे बड़ा हथियार उनकी शायरी थी। लेकिन यहाँ एक तारीखी हकीकत जानना ज़रूरी है कि जो नज़में हम आज जाहिली दौर के नाम से पढ़ते हैं, उनमें से ज़्यादातर अब्बासी दौर में इकट्ठी की गई थी। क्या वाकई? मतलब सदियों बाद अब्बासी दौर में? तो इनका मकसद क्या था? सिर्फ तारीख महफूज करना? उनका जो असल मकसद था ना, वो तारीख को महफूज करना नहीं था, बल्कि वो कुरान के अल्फाज को समझना चाहते थे और क्लासिकी अरबी ग्रामर की बुनियादें उस्तवार कर रहे थे। उन्हें जहाँ कोई पुराना लफ्ज मिलता, वो उस नज़्म को महफूज कर लेते। तो हम ये नहीं जान सकते कि सियासी मकासद के लिए किन नज़्मों को तब्दील किया गया या क्या कुछ ज़ाया हो गया। वैसे भी उस दौर में शायरी कोई तफरीह थोड़ी थी, वो तो दरबारों में सिफारतकारी और असर और रसूख के लिए इस्तेमाल होती थी। 100%। उन नज़्मों में जो तनाज़ात मिलते हैं, वो महज दो कबीलों की लड़ाइयाँ नहीं थीं, वो उस दौर की अजीम जोग्राफियाई सियासत की अक्कासी थीं, जैसे गस्सानी और लखमी हुक्मरानों के दरमियान रस्साकशी। गस्सानी और लखमी यानी रूमी और सासानी सल्तनतों के इत्तेहादी अरब कबाइल। जी, वो उन बड़ी ताकतों के दरमियान एक बफर स्टेट या हिफाजती दीवार के तौर पर काम करते थे। और इसी तनाजुर में हमें अरब और फारस की कशमकश को भी देखना होगा, जिसे बाद में शोबिया तहरीक ने बहुत ज्यादा मुतासर किया। शौबिया तहरीक यानी अरब और फारसी सकाफतों की वो शदीद नजरियाती जंग जो अब्बासी दौर में उरूज पर थी। जंग ज़ेक़ार को भी तो इसी नजरिए के तहत बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया था ना।
बिल्कुल। हकीकत में जंगे ज़िकार एक सरहदी झड़प थी। सासानियों ने हीरा के लख्मी हुक्मरानों का खात्मा कर दिया था, जिससे ताकत का तवाज़ुन बिगड़ा और अरब कबाइल से उनकी जंग हुई। लेकिन बाद के मुअर्रिखीन ने इसे ऐसे पेश किया जैसे ये इस्लाम की अजीम फुतूहात का कोई अलामती पेश खेमा हो, अरब बमुकाबला फारिस की एक अजीम कौमी फतह। हालांकि उस वक्त अरब और फारस के दरमियान दुश्मनी से ज़्यादा गहरा सकाफती तामुल मौजूद था। सासानी बादशाह बाकायदा हीरा के अरब दरबारों में पले बड़े थे और वहीं से उन्होंने तालीम हासिल की थी। और हीरा की बात चली है तो हमें वहाँ की ख़वातीन को नहीं भूलना चाहिए। हम अक्सर इस दौर की तारीख में सिर्फ मर्दों को देखते हैं, लेकिन हिंद नामी एक अरब खातून की मिसाल बहुत नुमाया है। हाँ, हिंद ने बाकायदा एक ईसाई खानका कायम की थी, जो इस बात का सबूत है कि उन मुआशरों की अशराफिया में ख़वातीन मजहबी सरपरस्ती करती थीं और उन्हें मुआशरती ताकत हासिल थी। तो ये तमाम चीजें हमें ये बताती हैं कि तारीख वैसे नहीं गुजरी जैसे बाद में लिखी गई। हमने तिजारती रास्तों के बदलने से लेकर अरबी रस्मुल ख़त के बनने और तारीख की दोबारा तश्कील तक एक लंबा और पेचीदा सफ़र देखा है। और इस सब का लुब-लुबाब ये है कि मौजूदा दौर की शिनाख्त, ज़बानें और तहजीबें किसी एक वाक़े का नतीजा नहीं होती। ये एक इंतहाई सुस्त और तह दर तह इर्तकाई अमल होता है। वाकई। लेकिन इससे पहले कि हम बात ख़त्म करें, एक चीज़ें जो मुझे ज़ाती तौर पर बहुत परेशान करती है। जब हम इब्तदाई नबत्ती और अरबी रस्मुल ख़त को देखते हैं तो उनमें नुक्ते लगाने का कोई रिवाज नहीं था। जी, और ये माहिरीन लिसानियात के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं है। बगैर नुक्तों के एक ही शक्ल के हरूफ कई मतलब दे सकते हैं। बिल्कुल, जरा सोचे कि दाल और रे के लिए बिल्कुल एक ही लकीर इस्तेमाल होती थी। क्या ये मुमकिन नहीं कि हजारों साल बाद आज हम किसी कदीम बादशाह का नाम या किसी कबीले का वाकया मुकम्मल तौर पर गलत पढ़ रहे हों, ये एक इंतहाई फिक्र अंगेज बात है। सिर्फ इसलिए कि किसी संग तराश ने पत्थर पर एक लकीर वाजिया नहीं की थी? मतलब क्या एक पूरी तहजीब की पहचान महज एक नुक्ते या लकीर की गलत फहमी पर खड़ी हो सकती है? तारीख की नज़ाकत का इससे बड़ा सबूत और कोई नहीं हो सकता। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी दूसरी किताब के मुताले में।